सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी का टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का। आप नोट बनाइएगा ना, ट्रस्ट में गाइज, ये आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप एग्जाम का टाइम आएगा ना, आप चीजों को नोट किए रहिएगा, तो जब आप रिवीजन करिएगा तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट होगी, और जो आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नोट जरूर बनाइए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए इस एसएससी एमटीएस टॉप 30 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, बताइए कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो आपके ऑप्शन ए तबला से, ऑप्शन बी बांसुरी से, ऑप्शन सी सरोद से, या ऑप्शन डी वीणा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से, ठीक है। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये बांसुरी से संबंधित है। और ये जो पिक्चर में आपको देख रहे हैं यही है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि ये बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस तबला का। तबला का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तबला का जो है आपको याद रखना है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से। तो आपको याद रखना है गाइस कि जो जाकिर हुसैन है ये भी आपके तबला वादक है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है गाइज आपको एक और नाम याद रखना है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाकिर हुसैन के बाद आपको याद रखना है गाइज, आपको याद रखना है तोताराम शर्मा, ठीक है। तो जाकिर हुसैन के बाद दूसरा आपको नाम याद रखना है तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा का भी संबंध किससे है गाइज, तो आपको याद रखना है तोताराम शर्मा का भी जो संबंध है वो आपके जो है तबला वादक है ये भी। तो ये भी आपको दो नाम जो है इनसे याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तबला वादक से। उसके बाद बात करते हैं गाइज सरोद वादक में। अली अकबर का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो गाइज याद रखना है आपको, अली अकबर का जो संबंध है गाइज ये आपके जो है सरोद वादक है अली अकबर। और उसके बाद है अमजद अली और अमजद अली और असद अली में जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वादक में है, क्योंकि दोनों का नेम जो है वो मिलता जुलता है इस वजह से। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो सरोद वादक है वो कौन। सो गाइज आपके जो अमजद अली है ना ये सरोद वादक है, ठीक है। असद अली सरोद वादक नहीं है। अमजद अली जो है गाइज ये आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन, तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जो अमजद अली है ये आपके सरोद वादक है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और जो असद अली है वो कौन से वादक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो। तो असद अली गाइज आपकी जो है क्या है, असद अली जो है ये आपके वीणा वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमजद अली जो है गाइज ये आपके जो है सरोद वादक है, ठीक है। तो आपको इस दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अमजद अली है वो सरोद वादक है, और असद अली जो है ये आपके वीणा वादक है, और दोनों अलग अलग नेम है। और इसमें लोग बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। तो इस दोनों को कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा गाइज, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मोहन भट्ट, मोहन भट्ट का भी जो संबंध है वो किससे, तो आपको ध्यान रखना है गाइज कि मोहन भट्ट का भी संबंध जो है वो आपके जो है वो वीणा वादक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो बताइए नेफोमीटर से जो है वो किसका मापन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए पवन की गति का, ऑप्शन बी चट्टानों की कठोरता का, ऑप्शन सी बादल की मात्रा का, या ऑप्शन डी उष्मा की मात्रा का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बादल की मात्रा का जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, नेफोमीटर से, ठीक है। और ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है गाइस यही है नेफोमीटर, इससे ही बादल की मात्रा का जो मापन किया जाता है वो नेफोमीटर से किया जाता है। अब बात करते हैं गाइस उष्मा की मात्रा। उष्मा की मात्रा की जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, और इसको नोट करते चलिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उष्मा की मात्रा का जो मापन किया जाता है वो कैलोरीमीटर से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलोरीमीटर से जो है वो किसका मापन किया जाता है, तो कैलोरीमीटर से गाइस ये आपकी उष्मा की मात्रा का जो मापन किया जाता है वो कैलोरीमीटर से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पवन की गति। पवन की गति जो है वो किससे मापा जाता है बताइए। तो पवन की गति जो है गाइस वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से जो है वो क्या मापा जाता है, तो आपको याद रखना है गाइस कि एनीमोमीटर से जो है ये आपकी पवन की गति मापा जाता है। और गाइस ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है वो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है किस
से यंत्र से क्या मापा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा ही। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, पवन की गति मापा जाता है। और चट्टान की कठोरता जो है वो किससे मापा जाता है, तो ये बताइए। तो जो मोह स्केल है वो उससे जो है वो क्या मापा जाता है, तो मोह स्केल से जो है गाइस ये आपका जो है चट्टान की कठोरता मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ गाइस कि पवन की गति एनीमोमीटर से, बादल की मात्रा नेफोमीटर से, चट्टानों की कठोरता मोह स्केल से, और ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से जो है वो मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने किसकी रचना की है। तो बताइए कि कालिदास जो है वो किसकी रचना की है। तो आपके ऑप्शन है रामचरितमानस की, ऑप्शन बी महाभाष्य की, ऑप्शन सी अष्टध्यायी की, या ऑप्शन डी मेघदूत की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास ने जो रचना की थी वो मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। उसके बाद बात करते हैं गाइस रामचरितमानस की। रामचरितमानस की रचना जो है वो किसने की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुलसीदास ने जो है वो किसकी रचना की थी, तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि तुलसीदास ने जो है वो रामचरितमानस की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस अष्टध्यायी की रचना जो है वो किसने की थी, तो पाणिनि ने जो है वो अष्टध्यायी की रचना की थी। पाणिनि ने गाइस किसकी रचना की थी, तो पाणिनि ने गाइस अष्टध्यायी की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। महाभाष्य की रचना जो है वो किसने की थी, आपको ये याद रखना है। तो पतंजलि ने जो है, ये पतंजलि जो है वो किसकी रचना की थी, तो महाभाष्य की। ठीक है, तो ये जो है कुछ पुस्तक है और उनके लेखक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो बताइए कि सबसे प्राचीन जो है वो ये जो पर्वत है गाइस ये एक वलित पर्वत है। ठीक है, तो बताइए कि कौन है जो सबसे प्राचीन है। तो आपके ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी नीलगिरी, या ऑप्शन डी सतपुड़ा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीन वलित पर्वत जो है वो आपका अरावली है। और अरावली जो है ये किस राज्य में है? तो ये है ज्यादा, इसका जो 80% भाग जो पड़ता है ना गाइस ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट भाग जो है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, तो 80% जो भाग है ये इसका राजस्थान में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अरावली एक वलित पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो है सर्वोच्च जो है जो सबसे ऊंची शिखर है वो क्या है, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन है, तो गाइज याद रखना है गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर की जो है गाइज ये भी आपको याद रखना है। ऊंचाई आपको याद रखना है, तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऊंचाई भी पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है गाइस। तो गुरु शिखर की जो है वो ऊंचाई कितनी है, तो बताइए। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है गाइस वो 1722 मीटर है। तो कितना है गुरु शिखर की ऊंचाई, 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अरावली की बात करें गाइस, तो अरावली जो है ये आपका कितना किलोमीटर जो है, ये आपका इसका लंबाई जो है वो कितना किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं गाइस अरावली की, तो अरावली से आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं गाइस, किसकी जो है ये लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे गाइस, तो 692 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना है गाइस, 692 किलोमीटर जो है लंबाई है। उसके बाद चौड़ाई की बात करते हैं गाइस, इसकी जो है ये चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई कितनी है गाइस, 10 से 15 किलोमीटर। कितना है इसकी चौड़ाई, 10 से जो है ये 15 किलोमीटर जो है ये अरावली की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों जो है ये अरावली के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो इनमें से किस स्थान में स्थित है। तो बताइए कि जो मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है वो किस स्थान में है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है यह जो है नई दिल्ली में है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो स्टेडियम है ये एक हॉकी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है गाइस, आपको याद रखना है ये हॉकी स्टेडियम है। और हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया ये स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली में आपके जो है दो महत्वपूर्ण नाम जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। जो आपके स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में है, तो पहला आपको याद रखना है फिरोज शाह जो कोटला मैदान जो है ये आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है गाइस कि फिरोज शाह कोटला मैदान जो है ये आपका जो है नई दिल्ली में है। तो पहला आपको ये याद रखना है।
फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, पहला आपको ये याद रखना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है, दूसरा स्टेडियम जो है वो आपका नई दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, तो दूसरा आपको ये याद रखना है कि कौन सा एक और जो है जो नई दिल्ली में है, तो आपको याद रखना है गाइस कि जवाहरलाल जवाहरलाल जो है नेशनल स्टेडियम, ये आपका कहाँ है गाइस, तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल जो है ये स्टेडियम जो है ये आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये 3 स्टेडियम जो है ये आपका जो है नई दिल्ली में, जो कि आपको याद रखना है। पहला मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दूसरा फिरोज शाह कोटला मैदान, तीसरा आपका है जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों जो है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो बताइए कि रिक्टर पैमाने पर जो है ये किसको मापा जाता है। तो आपके ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी रॉकेट की उड़ने की गति, ऑप्शन सी खिलाड़ी द्वारा मारे गए गेंद की गति, या ऑप्शन डी त्वरित झंझा की प्रबलता। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिक्टर पैमाने पर जिसको मापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जीभ के किस भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो बताइए कि जीभ के किस भाग में जो है ये कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें जो है कंफ्यूज करते हैं, और ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे गाइस। तो बताइए, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगे का भाग, ऑप्शन बी पीछे का भाग, ऑप्शन सी किनारों पर, या ऑप्शन डी मध्य भाग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कड़वे स्वाद का जो अनुभव होता है वो पीछे के भाग में होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, तो ये जो है ये हमारा टंग है। ठीक है, इस तरीके से हम टंग को ये करते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा टंग हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, ये हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो है ये टंग हो गया, पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद मैं इसमें समझाती हूँ कि कौन सा जो आपका खट्टा स्वाद आएगा, कहाँ पे आपको नमकीन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आपका जो है कड़वा स्वाद कहाँ पे आएगा। तो मैं बोली हूँ कि जो टंग होता है उसके सबसे पीछे वाले भाग में जो होता है ये आपके कड़वा का स्वाद आता है। यहाँ पे आपको किस चीज का स्वाद मिलेगा गाइस, तो ये आपके जो है कड़वा का स्वाद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है खट्टा का स्वाद कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खट्टा का जो स्वाद है वो आपको इस साइड मिलेगा। इस साइड जो है ये दोनों साइड आपको किस साइड का स्वाद मिलेगा गाइस, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है ये आपको खट्टा का स्वाद मिलेगा। किसका मिलेगा गाइस, खट्टा का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस कि आप जो है यहाँ पे आपको नमकीन, नमकीन का स्वाद जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब बात करेंगे नमकीन के स्वाद का। तो जो गाइस ये जो खट्टा के बाद जो ये जो एरिया होता है, यहाँ वाला जो एरिया होगा ये आपके नमकीन का स्वाद होगा। ये कौन सा स्वाद होगा गाइस, तो यहाँ पे जो है आपको फील होगा नमकीन का। ठीक है, यहाँ पर का जो भाग होता है वो नमकीन का भाग होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते गाइस ये जो होगा ये आपका होगा सॉल्टी, ये सॉरी ये जो होगा ये वाला जो पार्ट होगा गाइस ये आपका जो होगा ये मीठा पार्ट होगा। ये कौन सा होगा, तो जहाँ पे आपको जो है मीठा का स्वाद आएगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। यहाँ पे जो है आपको मीठा का स्वाद आएगा। तो होपफुली गाइस मैं आपको समझा पाई होंगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं कहाँ पे आपको सॉल्टी फील होगा, कहाँ पे आपको जो है वो खट्टा फील होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखिएगा कि आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में दूध में सबसे कम मात्रा में जो तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी कोबाल्ट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इन चारों का कंपैरिजन करेंगे गाइस तो दूध में सबसे कम मात्रा में जो होता है वो कोबाल्ट होता है। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें दूध में जो है वो सबसे कम, ठीक है, किसकी बात करें अगर गाइस सबसे, यहाँ पे जो है ये चारों का कंपैरिजन करके बोला गया है कि निम्न में से जो है वो सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व है। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें गाइस तो आपका लोहा हो जाएगा। सबसे कम मात्रा में दूध में क्या पाया जाता है गाइस, तो ये आपका जो हो जाएगा ये लोहा हो जाएगा, यानी कि आयरन हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो गाइस आयरन, ये जो दूध में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कैल्शियम फास्फोरस वगैरह जो है ये ज्यादा मात्रा में मिलता है आपको दूध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो बताइए कि
कौन सा ऐसा डेट है जिसमें सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, और ये सीधी कितनी बार पड़ती है गाइस, ये भी आपको याद रखना है, ये 2 बार सीधी पड़ती है। कितनी बार सीधी पड़ती है? 2 बार। तो आपके ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, या ऑप्शन डी 20 अप्रैल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पर जो है वो 2 बार पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जो है इन दिनों जो है क्या होता है, दिन और रात की अवधि जो है वो समान होती है। क्या होता है आपको गाइस याद रखना है, दिन और रात की जो अवधि होती है ये समान होती है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि किस निम्नलिखित में से मतलब कब जो है वो दिन और रात की अवधि जो है वो समान होती है। तो आपको ये याद रखना है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो दिन और रात की अवधि जो है वो समान होती है, क्योंकि जो विषुवत रेखा पर 2 बार जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर से जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे लंबा दिन जो होता है वो कब होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस कि दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे लंबा दिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। ये आपको पहला आपको ये याद रखना है 22 दिसंबर से। और उसके बाद जो है एक और पॉइंट है जो आपको 22 दिसंबर से याद रखना है, और वो कौन सा पॉइंट है, तो रुक जाइए 1 मिनट, मैं बता रही हूँ आपको कि दूसरा आपका कौन सा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होता है ये 22 दिसंबर होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का जो है सबसे छोटा दिन जो होता है वो कब होता है, तो ये 22 दिसंबर होता है। यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का है ये सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद इसको रखिएगा 22 दिसंबर का। तो ये दो जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध और सबसे लंबा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन किस तारीख को पड़ता है, ये आपसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, और ये आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बता देगा इसकी जो उत्तरी गोलार्ध का है वो सबसे लंबा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून को क्या है, तो 21 जून को आपको याद रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध का है ना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और उत्तरी गोलार्ध का लंबा दिन, ये आपको डेट याद रखना है। और इसमें जो है जितना भी मैं लिखाई हूँ गाइस ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो ये वायुमंडल के सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मेघ निर्मित होता है वो कौन सा है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तरी मेघ, ऑप्शन बी उत्तरी वर्षा स्तरीय मेघ, या ऑप्शन सी कपासी मेघ, या ऑप्शन डी पछाड़ मेघ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पछाड़ मेघ जो होता है वो वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ये मेघ जो होता है ये सबसे ज्यादा रेशेदार मेघ होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि रेशेदार मेघ जो है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि रेशेदार मेघ जो होता है पछाड़ मेघ को ही रेशेदार मेघ भी कहते हैं, और ये वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो बताइए प्रतिनिधि सभा जो है वो किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है राज्यसभा को, ऑप्शन बी लोकसभा को, या ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा को जो है वो प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लोकसभा को आपको याद रखना है कि ये सबसे जो है उच्च सदन होता है, सॉरी निचला सदन जो होता है ये आपका लोकसभा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निचला सदन जो होता है ये आपका कौन होता है, तो निचला सदन जो होता है ये आपका लोकसभा होता है। और उच्च सदन जो होता है गाइस ये जो है ये आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो क्या होता है ये गाइस ये आपका उच्च सदन होता है, और निचला सदन आपका जो है गाइस आपको याद रखना है लोकसभा होता है। और ये उच्च सदन इसलिए भी होता है गाइस क्योंकि ये अस्थाई होता है, ये जो है अस्थाई होता है, और लोकसभा जो है वो कभी भी भंग किया जा सकता है, और ये जो है ये भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो है इसीलिए ये उच्च सदन है, और निचला सदन जो है वो लोकसभा है, ये भी आपको ध्यान रखना। लोकसभा में जो है वो टोटल सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो 543 जो है टोटल सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है गाइस। इसमें लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चली हुई गोली में, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी में, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा में, या ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष में। सो गाइस इसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होगी, वो आपके जो होगी वो खींचा हुआ धनुष में जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो है आपका जो गति ऊर्जा जो है ये खींचा हुआ धनुष में कैसे नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे गाइस, तो ये खींचा हुआ धनुष है। ठीक है, तो यानी कि ये स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर है गाइस। ये क्या है गाइस, ये स्थिर है, और इसमें जो स्थिर की वजह से इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जब इस बाण को जो, जब इस एरो को इसको छोड़ा जाएगा, तब जाकर ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये इसमें फंसा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ खींचा हुआ है, आपके ऑप्शन क्या बोले कि खींचा हुआ धनुष में, अगर खींचा हुआ धनुष है तो ये गतिज ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा में होगा, क्योंकि ये स्थिर है। ठीक है, लेकिन जब इस एरो को छोड़ेंगे तब इसमें जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसीलिए इस सब टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर हम गोली चलाएंगे तो उसमें जो है वो आपका गति होगा, क्योंकि वो गति कर रहा है, तो उसमें भी होगा। बहता हुआ पानी भी गति करता है, चाहे वो चलता हुआ हथौड़ा, लेकिन खींचा हुआ स्थिर होता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaL2O2, ऑप्शन सी NaCl, या ऑप्शन डी NaHCO3। सो गाइज आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा को जो है पिक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेकिंग सोडा को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं NaOH जो है ये किसका रासायनिक है सूत्र है, तो आपको याद रखना है कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है गाइस ये NaOH होता है, ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद NaCl की बात करेगा तो ये साधारण साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl, और ये बहुत लोगों को पता भी होगा कि साधारण नमक का कौन सा सूत्र होता है गाइस। तो याद रखिएगा साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। उसके बाद NaAlO2 है जो इसका जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम एल्यूमिनेट का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है रासायनिक सूत्र से प्रश्न रहता भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनेट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका। उसके बाद बात करते गए आपसे जो है वो क्या पूछा गया था बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो NaHCO3 जो है, ये बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, ये इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम मतलब आपको पता होगा कि यानी कि हमें किससे जाना है गाइस, तो छोटे से बड़े में जाना है। अगर अवरोही क्रम होता तो बड़े से छोटे में जाना होता, लेकिन हमें आरोही बोल रहा है तो छोटे से बड़े क्रम में जाना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, या फिर बृहस्पति। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, या फिर शनि। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आकार की दृष्टि से अगर जो है आपको छोटे से बड़े में जाना है तो सबसे छोटा आपका बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। अगर यही आपको अवरोही क्रम बोल देता तो आपको बड़े से छोटे पे जाना पड़ता, तो फिर आपका जो है इस तरीके से बन जाता, यानी कि पहले आपका हो जाता बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इस तरीके जो है वो आपका अवरोही क्रम बनता, और ये जो है आपका ये आपका आरोही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड जो है इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सबलिंगुअल ग्रंथि, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि सब मेंडिबुलर ग्रंथि, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि।
सो गाइस सब लिंगुअल ग्रंथि जो है ये आपका सबसे छोटी लार ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी लार ग्रंथि जो है ये आपकी कौन है गाइस? तो सबसे छोटी लार ग्रंथि जो है ये आपका सब लिंगुअल ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी है ये, ठीक है। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी चीज आपको एक नोट कर लेना गाइस कि मेढक मेढक और व्हेल में जो है इसमें जो है लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेढक और व्हेल में जो है ये लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें से पूछ देगा कि इनमें से निम्नलिखित में से बताइए जिनमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना गाइस कि इसमें नहीं पाई जाती है। कौन नहीं पाई जाती है? मेढक और व्हेल में जो है वो लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है सबसे ज्यादा लार जो है वो कौन सा ग्लैंड सबसे ज्यादा जो लार उत्पादित करती है? तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है ये जो है आपका सबसे ज्यादा लार जो है उत्पादित करती है। तो सबसे ज्यादा लार जो है वो कौन उत्पादित करता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा लार उत्पादित करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लार को जो है ये उत्पादित करती है ये ग्रंथि, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बताइए संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद में जो है वो टोटल 3 सत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से 3 सत्र होते हैं ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है ये आपका बजट सत्र होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा सत्र होता है? पहला आपका होता है बजट सत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो होता है वो कौन सा सत्र होता है गाइस? दूसरा आपको याद रखना है मानसून सत्र। दूसरा आपका कौन सा सत्र चलता है गाइस? दूसरा जो है ये आपका मानसून सत्र चलता है। और तीसरा जो सत्र चलता है गाइस वो कौन सा सत्र चलता है? तो बताइए तीसरा जो सत्र है वो कौन सा है? तो ये है आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा चलता है गाइस? तीसरा जो है ये आपका शीतकालीन चलता है, ये भी आपको बताएं। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बजट सत्र जो है वो कब से कब तक चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आपको याद रख लीजिएगा गाइस। बजट सत्र जो चलता है वो आपका जो है फरवरी से मई में चलता है। ये आपका कब चलता है गाइस? आपको याद रखना है, ये फरवरी से लेकर जो है ये मई तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस मानसून सत्र जो है ये आपका कब से कब तक चलता है? तो ये आपका जो है ये जुलाई से सितंबर तक जो चलता है, ये आपका कौन सा सत्र चलता है? तो जुलाई से जो है सितंबर तक चलेगा, ये आपका मानसून सत्र चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। शीतकालीन सत्र की बात करेगा तो ये आपका जो है नवंबर, ठीक है। ये आपका कौन सा चलेगा? नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो सत्र चलता है वो कौन सा सत्र चलता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है, नवंबर से दिसंबर जो है वो शीतकालीन सत्र चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए विजयवाड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है गाइस ये आपके जो है आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और विजयवाड़ा हवाई अड्डा की जो है वो रनवे की लंबाई कितनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि रनवे की लंबाई, ठीक है, रनवे की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 3,360 मीटर जो है इसकी लंबाई है रनवे की, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3,360 मीटर, ठीक है, ये लंबाई है इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज आपको जो है सबसे जरूरी चीज याद रखना है, औरंगाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? तो आपको याद रखना है औरंगाबाद जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके महाराष्ट्र में, या फिर छत्रपति जी शिवाजी ये भी हो गया आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र में हो गया। लेकिन आपको जो है औरंगाबाद याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और आपको ये याद रखना है कि 1206 में जो है इसका निर्माण शुरू किया गया था। तो इसका निर्माण जो है वो शुरू कब किया गया था? तो 1206 में जो है इसे शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1206 में जो है इसके निर्माण को शुरू किया गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कब था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो था वो 1206 से लेके 1210 तक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस वंश के थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के थे, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है इसको ही मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी के पास कोई जो उनका पुत्र नहीं था, तो उनके बाद इनको ही उत्तराधिकारी बनाया था। तो ये गुलाम वंश के थे, ठीक है। और गुलाम वंश के ये पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते समय, यानी कि चौगान खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि लाखों का दान देते थे, इसीलिए इसे लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कनवार ताल या फिर कांवड़ ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कांवड़ ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी बिहार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कांवड़ ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बिहार, और बिहार के किस जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार के बेगूसराय जिले में जो है ये आपका जो है कांवड़ताल जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेगूसराय, ठीक है, आपको कहाँ याद रखना है? बेगूसराय जिले में, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कानवर लेक की जो है, यानी कि कांवड़ ताल की जो है स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1987 में की गई थी। कब की गई थी गाइस? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी पर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री सैलम बांध जो कि बोला है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि कृष्णा राजा सागर बांध, ये किस नदी पर है? ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि सिंगूर बांध, ऑप्शन डी कह रहा है उकाई बांध। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्री सैलम बांध जो है ये आपकी कृष्णा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्री सैलम बांध जो कृष्णा नदी पर है ये आपका अगर राज्य पूछ लिया तो आपको राज्य याद रखना है। अगर राज्य पूछेगा तो आपको कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इसका, अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। श्री सैलम बांध जो है वो किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है श्री सैलम बांध जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सिंगूर। सिंगूर बांध जो है ये आपके जो है किस नदी पर है? तो सिंगूर बांध जो है गाइस ये आपके मंजीरा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो मंजीरा नदी पर जो है ये आपका जो है वो सिंगूर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर राज्य पूछेगा इसकी ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो अगर राज्य पूछता है तो तेलंगाना। सिंगूर बांध जो है वो किस राज्य में गाइस? तेलंगाना में। और किस नदी पर है? तो मंजीरा नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कृष्णा राजा सागर बांध, ठीक है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कृष्णा राजा सागर बांध जो है ये आपका जो है कावेरी नदी पर, किस नदी पर स्थित है गाइस? तो ये आपका जो है कावेरी नदी पर स्थित है। पहला प्रश्न आपका ये। अगर आपको राज्य पूछे तो ये आपका जो है किस राज्य में है गाइस? तो कर्नाटक राज्य में जो है ये आपका है। कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस उकाई बांध, ये आपका ताप्ती नदी पर है। तो ये कहाँ है गाइस? ये आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी पर जो है ये आपका उकाई बांध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे राज्य पूछे, तो अगर आपसे राज्य पूछेगा तो ये आपके गुजरात में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि निम्न में से तानसेन किसके दरबार में थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी शाहजहां के, ऑप्शन सी बाबर के या ऑप्शन डी जहांगीर के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे, और अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे वो कौन थे? आपको ये भी याद रखना है कि 9 रत्न जो थे
वो कौन-कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो पहले मैं बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले आपका जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, तानसेन का जो है वो मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी पूछ देता है कि तानसेन का जो है वो मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? तो मकबरा, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है, मकबरा आपसे पूछ रहा है। उसके बाद नवरत्नों की अगर बात करते हैं गाइस, पहला आपको याद रखना है तानसेन। तो नवरत्नों में से एक जो थे वो कौन थे गाइस? तो तानसेन थे और इनका ही मकबरा ग्वालियर में स्थित है। दूसरा नाम आपको याद रखना है फैजी। फैजी भी थे, ये नवरत्नों में से एक थे, तो फैजी हो गया। तीसरा नाम आपको याद रखना है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू फजल, और इन्होंने ही आईने अकबरी लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कौन गाइस? अबुल फजल जो थे ये नवरत्नों में से एक थे। तो तीसरा नाम आपको याद रखना है अबू फजल, ठीक है। उसके बाद बात करते गए इस चौथे की, तो जहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आपको याद रखना है चौथा। चौथा जो था वो कौन था गाइस? तो चौथा आपको याद रखना है बीरबल। बीरबल भी जो थे वो नौ रत्नों में से एक थे। इनको कोई कैसे भूल सकता है? तो याद रखिएगा, बीरबल जो थे वो नौ रत्नों में से एक थे। उसके बाद जो है आपको याद रखना है गाइस टोडरमल। टोडरमल भी जो थे वो नौ रत्नों में से एक थे। तो अगला नाम आपको याद रखना है टोडरमल का, जो कि नौ रत्नों में से एक थे। उसके अगला नाम की अगर बात करें छठे नंबर पे, तो आपको याद रखना है गाइस मानसिंह। मानसिंह जो थे ये भी जो है नवरत्नों में से एक थे। तो अगला नाम जो था ये मानसिंह का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सातवें नंबर की बात करेगा, इसमें जो है आपको नाम याद रखना है रहीम। रहीम जो थे खानेकार थे, वो भी जो है ये आपके नवरत्नों में से एक थे। तो कौन गाइस? आपको याद रखना है रहीम, ठीक है। अगला नाम आपको याद रखना है रहीम, यानी कि खाने खाना जो थे वो आप रहीम, ये भी नौ रत्नों में से एक थे। उसके बाद आपको याद रखना है हकीम हुमाम। हकीम हुमाम भी जो थे वो नौ रत्नों में से एक थे, ये भी आपको याद रखना है। गाइस यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको जो है वो सारी चीज बता रही हूँ ताकि आप इसको नोट कर सके गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हकीम हुमाम जो थे ये भी आपके नौ रत्नों में से एक थे, तो ये 8 नंबर पे हुए। और आपको 9वें नंबर पे याद रखना है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो जो प्याजा जो थे ये भी नौ रत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस ये नौ रत्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता ही, और ये आपका प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से किसका उपयोग कर मिट्टी की अम्लीयता को कृषि योग्य बनाया जाता है? तो बताइए किसका उपयोग करके जो है वो कृषि के योग्य बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी जिप्सम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक भूमि को जो सही फसल की जरूरत होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। एक अच्छे फसल अगर आपको चाहिए तो भूमि का पीएच जो है वो कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। अगर मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अम्लीयता को अगर दूर करना है तो ये आप लाइन मिलाइए मिट्टी में। और अगर आपको जो है मिट्टी में की क्षारीयता को दूर करना है तो आपको किसका उपयोग करना होगा? जिप्सम का, ठीक है। तो आपको याद रखना अगर क्षारीयता को आपको करना है तो किसका उपयोग करना होगा? तो गाइस आपको याद रखना है कि क्षारीयता का अगर दूर करना है तो आपको जिप्सम का करना है, और अम्लीयता को अगर दूर करना है तो ये किसको करना है? लाइम को करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो बताइए तक्षशिला जो था वो किसके बीच स्थित था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेनाब व रावी, ऑप्शन बी झेलम व चेनाब, ऑप्शन सी रावी व व्यास, या ऑप्शन डी सिंधु व झेलम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन नगर जो तक्षशिला था ये आपके सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो बताइए अलाई दरवाजा जो है वो किसका मुख्य द्वार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमात खाना मस्जिद का, ऑप्शन बी सीरी का, ऑप्शन सी कुतुब मीनार का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, ये आपको ध्यान रखना। और अलाई दरवाजा का जो है ये निर्माण किसने कराया था ये भी आपको ध्यान रखना है।
अलाई दरवाजा का जो है निर्माण कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो इसका जो है वो निर्माण किसने करवाया था गाइस, ध्यान रखिएगा। इसका कभी कभी निर्माण पूछ देता है, तो इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको अलाई दरवाजा से ये रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और कब निर्माण कराया था, एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण कराया था वो 1311 ईस्वी में करवाया था। तो इसका अलाउद्दीन खिलजी ने कब करवाया था, 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1311 ईस्वी में। और ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन था। तो बताइए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विशाखादत्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर कौटिल्य की बात करें गाइस, तो इनको जो लिखा था वो चाणक्य ने लिखा था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट जो है वो किस पुस्तक को लिखे थे, तो याद रखिएगा कादम्बरी जो है वो किन्होंने लिखा था। तो कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था। और दूसरा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, हरिश्चरितम। तो हरिश्चरितम जो है वो किसने लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बाणभट्ट ने लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षचरितम जो है वो किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है गाइस, हर्षचरितम जो है ये आपके जो है बाणभट्ट ने लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है विशाखादत्त, विशाखादत्त जो है वो किसने लिखा था, तो ये भी आपको याद रखना है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वो लिखा था विशाखादत्त ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो बताइए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस संबंध में होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक या ऑप्शन डी धन विधेयक। तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तभी होगी जब दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तो ये सदन बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये किस पे बुलाई जाती है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधारण विधेयक पे बनाई जाती है। और ये जो है ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक सदन जो है वो स्वीकार कर लेता है और एक सदन जो है स्वीकार नहीं करता है इस बिल को। इसी वजह से जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये किसके तहत बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसके तहत बैठाई जाती है। और ये अनुच्छेद जो है ना, ये पूछता भी है, ये बहुत लोग इसमें इसको याद नहीं रखते हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा गाइस। ये जो बुलाई जाती है ये आपका अनुच्छेद 108 के तहत ये भी बुलाई जाती है। और ये साधारण विधेयक पे जो है ये होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो किस संबंध में, साधारण विधेयक में। जब आपको याद होगा कि एक सदन उसे स्वीकार करता है और दूसरा सदन स्वीकार नहीं करता है, जब मतभेद हो जाता है तब जाकर ये जो है ये बैठाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। तो बताइए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी झींगा उत्पादन से या ऑप्शन डी आलू उत्पादन से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस मछली उत्पादन से। ये जो है ये आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो किससे है, तो मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन से जो है ये आपका नीली क्रांति संबंधित है। पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूध क्रांति से जो है ये आपका कौन सा है, ये सभी को पता होगा। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो दूध उत्पादन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है दूध उत्पादन से जो है ये कौन सा श्वेत क्रांति है। उसके बाद झींगा उत्पादन से जो है ये आपका गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झींगा उत्पादन हो गया या फिर प्याज उत्पादन हो गया, ये आपकी गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और आलू, आलू से आपको याद रखना है गोल क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। तो गोल क्रांति का जो संबंध है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा जो है वो एक जैसी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण में कौन सी ऐसी धारणा जो एक जैसी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी ईश्वर में विश्वास या ऑप्शन डी कठोरता या ऑप्शन बी इनमें से सभी।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में जो है एक जैसी धारणा है वो कर्मवाद का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर सिंधु घाटी के लोग जो है वो विश्वास करते थे। तो बताइए किस पर जो है वो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन बी आत्मा में, ऑप्शन बी मार्ग शक्ति में, या ऑप्शन डी कर्म कांड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्ग शक्ति में जो है वो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से किसके कारण मिट्टी का लवणीकरण जो है वो होता है। तो मिट्टी का जो है वो लवणीकरण होता है वो किसके कारण होता है, निम्नलिखित में से आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फसल आवर्तन, ऑप्शन बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी पीड़कनाशी, या ऑप्शन डी भूमि कटाव। सो गाइस मिट्टी का लवणीकरण होता है वो अधिक सिंचाई की वजह से होता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये जो आपका एसएससी एमटीएस का टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट था, ये आपका समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको इस 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन जो थे वो पता थे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो होपफुली गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज गाइज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो अगर आगे का सेट आपको देखना है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।